अब 1000 सनी के ऊपर खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ चुका है और भूख की वजह से सभी का हाल बेहाल है। और यहाँ पर लूफी इस हद तक पागल हो जाता है कि ये चॉपर को पकड़ के ही मीट की तरह खाने लगता है। अबे लूफी के बच्चे हट जा, अरे चॉपर को छोड़ दे लूफी, मुझे बचा लो। चॉपर की हालत खराब हो चुकी है और लूफी किसी भूत की तरह इसके पीछे पड़ चुका है इसे खाने के लिए। और तभी नामी इन तीनों को देख लेती है और लूफी के सर पर जोर से अपने नए वेपन का यूज करके हमला करती है। साले लूफी कर क्या रहा है, तू पागल हो गया क्या? और भूख की वजह से भी नामी के पेट से हाथी के गुर्राने की आवाज आती है। सांजी हमें माफ करना, हमें लगता नहीं हम होल के आइलैंड तक सर्वाइव कर पाएंगे। ये सभी लोग भूख की वजह से तड़प रहे होते हैं और तभी पेड्रो को एक आइलैंड नजर आ जाता है। दोस्तों लगता है बच गए, मुझे सामने एक आइलैंड नजर आ रहा है। अरे भाई साहब ये वही आइलैंड तो नहीं है ना जिससे कि मैंने ज़ऊ आइलैंड पर मौजूद उस पुराने मैप में देखा था। और लूफी इस आइलैंड के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, चलो उस आइलैंड पर चलो, मुझे खाने की बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, सीधा चलो। और सभी लोग सामने उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी पैकॉम्स कहने लगता है कि 1 मिनट रुको, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि उस आइलैंड पर पायरेट्स अलाउड नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता है पैकॉम्स, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लगता है तुम समझे नहीं, ये इलाका नेवी का है। ये सुनकर नामी भी शॉक्ड हो जाती है। वाह क्या किस्मत है हमारी, पर अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है क्योंकि अगर ये लोग थोड़ी देर और रुक गए तो चॉपर को यहाँ पर लूफी कच्चा खा जाएगा। जिसके बाद नामी एक प्लान बनाती है कि ये लोग शांति से जाएंगे और थोड़ा सा खाना चुरा कर चुपचाप वापस आ जाएंगे और पीछे से पेड्रो और पैकॉम्स सनी का ख्याल रखेंगे। नेवी का ये बेस होल के आइलैंड और मामा की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया है, अपना ख्याल रखना। और ये सभी लोग शार्क सबमरीन के अंदर सवार होकर खाना चुराने के लिए चले जाते हैं। पर तभी रास्ते में हम देखते हैं कि लूफी अपना कंट्रोल खो चुका है और चॉपर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है इसे खाने के लिए। साले लूफी हट जा, तो क्या बेटा नहीं बचता तू। पर नामी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लूफी की हालत कुछ ऐसी कर देती है। भाई क्या कर दिया इसको। नामी लूफी के सर पर 6 बॉल्स उगा देती है और इसे मार मार कर इसके होंठ तक सुजा देती है। भाई साहब नक्शा ही बदल दिया भाई इसने तो। जिसके बाद लूफी शांत बच्चे की तरह यहाँ पर बैठ जाता है और नामी इस जगह का जायजा लेती है और फाइनली एक परफेक्ट टाइम को चूज कर लेते हैं खाना चुराने के लिए। ठीक है सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। तभी नेवी की एक वॉरशिप यहाँ पर आ जाती है जिसमें की एक नया ट्रांसफर्ड हुआ कमांडर होता है और यहाँ पर आते साथ ही इन सभी को मसल कर रख देता है और कहने लगता है कि तुम खुद को मरीन्स कहते हो, तुम कितने कमजोर हो, तुम्हारी जगह मरीन्स में नहीं किसी चिड़िया घर में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स भी आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं और अपना ब्रूक अपनी आत्मा का यूज करके 3 मरीन्स को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद नामी, रैबिट और अपना लूफी इन तीनों नॉकआउट हुए ऑफिसर्स के कपड़े पहन लेता है और इन सभी का खाना चुराने का मिशन शुरू हो जाता है। पर लूफी को यहाँ पर नेवी के ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और मुंह बना लेता है, यार कपड़े फिट ही नहीं हो रहे, क्या ये गंदे से। चुपचाप पहन ले, जब देखो नखरे, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो चुपचाप इन्हें पहन ले। भाई नामी कितनी डरावनी है यार बेचारा लूफी। और तभी इन्हें फूड स्टोरेज की जगह मिल जाती है पर उसी के सामने नेवी बेस का हेडक्वार्टर भी मौजूद होता है। क्या ही फर्क पड़ता है, हम बस चुपचाप से जाएंगे चॉपर और खाना चुरा कर ले आएंगे और वापस अपनी शिप पर आ जाएंगे, क्यों ठीक है ना लूफी। पर तभी इनके होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि लूफी और रैबिट अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस वक्त ये दोनों ही अपने होश में नहीं है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे का नाम ग्रांट है जो कि कमांडर बनने का नाटक कर रहा है और असल में यहाँ पर गार्प का ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर कोबी भी हैरान हो जाता है। गार्प सर ये कैसे हो सकता है, मैं तो हैरान हूँ, भला उस जैसा बंदा ऐसे रिमोट जगह पर क्यों जाना चाहेगा। जिस पर गार्प एक स्माइल करता है और यहाँ पर नेवी का वो वाइस एडमिरल भी ग्रांट से यही सवाल पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर ये बंदा बताता है कि तुम्हें पता है ना बिग मॉम बस हमारे कॉर्नर पर ही मौजूद है, तो मैं बस उसे ठिकाने लगाने आया हूँ। और तब ये वाइस एडमिरल कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना होगा जैसा कि मैं कहूँगा। और खबरदार अगर तुमने आगे से खुद को यहाँ पर कमांडर बताया, तुम्हारी ये घटिया टेक्निक्स यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। और यहाँ पर लूफी और कैरेट खाने की खुशबू को फॉलो करते हुए इनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं और नामी और चॉपर भी इन्हें फॉलो करते करते यहाँ पर आ जाते हैं। और तभी ग्रांट भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इसके पुराने दोस्त भी इसे यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ कैरेट और लूफी तो डायरेक्ट कैंटीन में ही चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें राजमा चावल मिलते हैं और खाने को देखकर ये दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। राजमा चावल, वाह भाई वाह। और यहाँ पर इस वाइस एडमिरल को पता चल जाता है कि कुछ लोग यहाँ पर इनके लोगों के कपड़े चुराकर इनके बीच घुसपैठ कर चुके हैं। ये सुनकर ये वाइस एडमिरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जल्द से जल्द इस इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारो, मुझे वो लोग हर हालत में चाहिए। और इसी के साथ नामी और चॉपर, क्योंकि अब ये दोनों भी अंदर आ ही चुके हैं, तो लगे हाथ ये दोनों भी खाना खाना शुरू कर देते हैं कि तभी कैरेट की नजर इन पर पड़ जाती है। अरे नामी उधर क्या कर रही हो, अरे इधर आओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आकर बैठो। और अपना नाम सुनते साथ ही नामी और चॉपर बुरे तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मुंह से सारा खाना बाहर फेंक देते हैं। चुप हो जा, चुप हो जा, इतना तेज मत बोल पागल औरत। और तभी हम देखते हैं कि नेवी का एक सोल्जर जो कि ग्रांट का दोस्त है, उसके कान में जैसे ही नामी का नाम सुनाई देता है, ये बंदा इमीडिएटली यहाँ पर मून वॉक करते हुए नामी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर चॉपर और नामी की सांसें थम जाती हैं। और ये बंदा नामी के कान में आकर कहता है, तुम जरूर स्ट्रॉ हेड पायरेट की नामी हो, है ना? नहीं नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम नीना है, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। और नामी अपने मन में कहती है कि लगता है हम पकड़े गए। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये बंदा असल में नामी का एक बहुत बड़ा फैन निकलता है और आते
साथ ही नामी के साथ अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और इसके पोस्टर को चुम्मी देने लगता है। नामी मेरी सोनिए, हाँ। अरे ओ मेरे से दूर हट जा। अरे सोनिए मैं दूर क्यों हटूं? नामी तुम आके भालोबाशी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी फ्यूचर वाली सोनिए हो, तो चलो जल्द से जल्द हम लोग शादी कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर सांजी होता तो इसकी बैंड बज चुकी होती भाई अभी तक। तो ये बंदा आते ही नामी को किस करने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही इसे किस करने लगता है नामी यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। और नेवी का वाइस एडमिरल जैसे ही लूफी को अपने मॉनिटर पर देखता है तो ये लूफी को देखते ही समझ जाता है कि ये गार्प का पोता स्ट्रॉ हैट लूफी है। हमारे बीच स्ट्रॉ हैट लूफी है, चाहे कुछ भी हो जाए इससे हर हालत में मेरे पास पकड़ कर लेकर आओ, मुझे ये जिंदा चाहिए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, स्ट्रॉ हैट लूफी अभी कैंटीन में है। और जैसे ही सभी सोल्जर्स को ये पता चलता है कि लूफी इनके बीच में है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ग्रांट की नजर जैसे ही लूफी पर जाती है तो अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, आज मैं तुम्हें पकड़कर अपने नाम को रोशन करूंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर लूफी इसके हमले को डॉज कर देता है और खाते हुए इससे लड़ने लगता है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लूफी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लूफी सेकंड्स में ही इसकी अकल ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद इसका दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है और CP9 के 6 मूव्स का यूज करता है। लेकिन लूफी के सेकंड गियर का एक ही पंच इस बंदे के लिए काफी होता है और ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग चॉपर और नामी को देखते हैं। नामी, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग ठीक होंगे? क्योंकि हमें बाहर आए हुए बहुत देर हो चुकी है पर वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए हैं। अरे चॉपर मजाक करना बंद करो, लूफी इन लोगों से कभी नहीं हार सकता। फिलहाल के लिए हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। और ये दोनों फूड स्टोरेज वाली जगह पर चले जाते हैं खाना चुराने के लिए। और यहाँ पर लूफी और कैरेट जब आगे बढ़ रहे थे तभी ब्रूक की आत्मा रास्ते में इन्हें बताती है कि नामी और चॉपर किस डायरेक्शन में गए हैं। तुम दोनों यहाँ से आगे चलो। ठीक है ब्रूक। और लूफी यहाँ की वॉल को तोड़ते हुए कैरेट के साथ सीधा फूड स्टोरेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर इनका पीछा करते हुए ग्रांट और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं। और इन सभी के साथ इनकी 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर चॉपर और नामी मिलकर बाकी दोनों को ठिकाने लगा देते हैं। और ये सभी लोग खाना लेकर यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी ग्रांट यहाँ पर आ जाता है और लूफी से कहता है, अगर तुम वाकई में सच्चे पायलट हो तो यहाँ से भाग क्यों रहे हो? आकर मेरा सामना करो ना। तभी लूफी रुक जाता है और ग्रांट और लूफी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लूफी कुछ ही सेकंड्स में इसकी सारी अकड़ निकाल कर रख देता है और इसकी बैंड बजा देता है। और जैसे ही सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपनी शार्क सबमरीन के पास पहुँच जाते हैं तभी नेवी के सभी लोग इन्हें घेर लेते हैं और नेवी का वाइस एडमिरल इन सभी के सामने आता है और इमीडिएटली इनकी शार्क सबमरीन पर अटैक कर देता है और तोप के गोले का यूज करके उसे उड़ा देता है। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। और अभी इस वक्त ब्रूक उस सबमरीन के ऊपर होता है। ये देखकर नामी, चॉपर और लूफी हैरान हो जाते हैं और ब्रूक कहकर चिल्लाते हैं, ब्रूक, अरे नहीं यार ब्रूक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और अगले ही पल ये वाइस एडमिरल इन सभी पर भी गन से हमला कर देता है, जिसे देखकर लूफी सभी को पकड़ लेता है और यहाँ से जंप कर देता है और नेवी सोल्जर्स और अपने स्ट्रॉ हैट्स के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ग्रांट को इसके साथ ही कहते हैं कि हमें जाकर स्ट्रॉ हैट को पकड़ना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पर मुंह लटकाकर क्यों बैठे हुए हो। और ग्रांट को पता चल चुका है कि उसके और लूफी के बीच में जो पावर गैप है वो बहुत ही ज्यादा है और इस वक्त चाहकर भी लूफी का कुछ नहीं कर सकता है और अपने दोस्तों से कहता है, मैं एक नंबर का यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं। जिस पर इसके दोनों दोस्त इसे छोड़कर जाने लगते हैं और जाते वक्त कहते हैं कि याद रखना हमें एडमिरल ने क्या सिखाया था। और ये दोनों लूफी के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं और ग्रांट को आओकीजी की कही हुई वो बात याद आती है जब ये पहली बार आओकीजी के साथ मिला था और ग्रांट का एक हाथ किसी मिस्टीरियस तरीके से एक पावरफुल बीस्ट के हाथ के जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन आओकीजी इसकी मदद करता है और इसे नेवी के पास लेकर चला जाता है। और कुछ साल गुजर जाने के बाद ग्रांट के हाथ में ये लोग एक ऐसे डिवाइस को लगा देते हैं जो कि इसके पावर को कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पर ग्रांट किसी मिशन पर जाने की जिद करता है, जिस पर आओकीजी कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज करने का एक सही समय आता है और जब तुम सही समय के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हें अंदर से एक फीलिंग आएगी जो कि तुम्हें आगे बढ़ने पर फोर्स करेगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये सारी बातें याद करके ग्रांट दोबारा से मोटिवेट हो जाता है और लूफी का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ब्रूक इन सभी के सामने आ जाता है। हाँ भी क्या हाल है? बच गया मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पर हमारी सबमरीन को पानी के अंदर भेज दिया था, जिसकी वजह से वो अटैक उस पर नहीं लगा और हमारी सबमरीन बच गई दोस्तों। और यहाँ पर लूफी ने ग्रांट के दोनों साथियों की बैंड बजा दी है और ग्रांट हवा में जंप करते हुए लूफी के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है, जिसे लूफी भी अपने पंच का यूज करके रोक देता है। तुम फिर से आ गए, एक बार हार कर मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा मुंह उठाकर मेरे सामने आ गए। और ग्रांट अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके हाथ पर लगा वो डिवाइस टूट जाता है और इसका ये जायंट रेड कलर का हाथ पूरे तरीके से बाहर आ जाता है। और ये देखकर नामी, चॉपर और रैबिट हैरान हो जाते हैं और इसे देखकर लूफी बाकी सभी से कहता है, दोस्तों तुम लोग शिप पर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और अब लूफी सीरियस हो जाता है और इससे इसका नाम पूछता है और जैसे ही ग्रांट अपना नाम बताता है तो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच के साथ लूफी की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से बच जाता है और घुमाकर एक जोरदार पंच इसकी तरफ आगे बढ़ाता है। पर यहाँ पर ग्रांट की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, बिल्कुल लूफी की जितनी ही स्पीड हो जाती है और लूफी पर एक जोरदार पंच का यूज करके अटैक कर देता है और लूफी पीछे चट्टान पर जाकर टकराता है। और अब लूफी अपने थर्ड गियर को एक्टिवेट कर देता है और उसका यूज करके ग्रांट पर अटैक करता है। पर ग्रांट की फिस्ट भी किसी से कम नहीं, इवन की लूफी जब अपने थर्ड गियर में आर्मामेंट हाकी को कंबाइन करता है उसके बावजूद भी ग्रांट इसके पंच आसानी से झेल लेता है और घुमाकर एक
जोरदार पंच मारता है लूफी पर और लूफी को फ्लाइंग जेट बना देता है, जिसे देखकर नामी और बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है। पर अब लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एलिफेंट गन का यूज करके इस बंदे पर अटैक करता है, जिस पर ग्रांट भी इसकी फिस्ट का सामना करते हुए कहता है, चिंता मत करो, आज मैं तुमसे नहीं हारूंगा। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूफी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगले ही पल हम देखते हैं कि लूफी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और सेकंड्स में ही लूफी की एलिफेंट गन ग्रांट के फेस के साथ टकरा जाती है और ग्रांट हार जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम ग्रांट को देखते हैं, ग्रांट हार चुका होता है और लूफी और बाकी सभी लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और 1000 सनी के ऊपर जो खाना ये लोग चुरा कर लेकर आए थे उसे पेड्रो और पैकॉम्स सेकंड्स में ही सफा चट कर चुके हैं और ये देखकर नामी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये क्या भाई, खाली सारा तुम्हारा पेट है कि कुआं है, सारा खा गए। ये देख लो महाशय को, लूफी को, साले लूफी फूल के कुप्पा हो गया खा के। और नामी खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था यार, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया यार। और अब मोटा लूफी उस आइलैंड की तरफ देखने लगता है जहाँ पर ग्रांट और उसके साथी अभी मौजूद होते हैं और ये सभी लोग सनी को देख कर कहने लगते हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनका कैप्टन कितना ही बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन 500 मिलियन की बाउंटी जरूर डिजर्व करता है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। अब कुछ दिनों के बाद इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि खाने की किल्लत यहाँ पर हो चुकी है थैंक्स टू पेड्रो और पैकॉम्स। लेकिन फिर भी लूफी कहता है, मैं इस भूख के सामने हार नहीं मान सकता, सांजी मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ होल केक आइलैंड के ऊपर हम सांजी को देखते हैं। सांजी बिग मॉम की टेरिटरी में आ चुका है और यहाँ पर कैंडी की स्नोफॉल हो रही होती है और सांजी एक कैंडी को टेस्ट करता है। अरे ये क्या, मुझे लगा ये बर्फ होगी पर ये तो कॉटन कैंडी है। देखो सांजी, तुम्हें बाकी सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए क्योंकि अब इस शादी को तुम भी नहीं रोक सकते हो। तुम्हें तो मामा का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का एक क्रू मेंबर होने के बावजूद भी मामा को इससे फर्क नहीं पड़ता है और अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं। अगर तुम मेरी सलाह को मानो तो तुम्हें जल्द से जल्द इस असलियत को स्वीकार कर लेना चाहिए। और हाँ, साथ ही में मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया, तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कुक हो और मामा को इस बात का अंदाजा है और अगर तुम उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि मामा तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगी। जिस पर सांजी भड़क जाता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये 2.5 किलो का हाथ है जो तुम देख रहे हो, ये हाथ बस अपने दोस्तों के लिए ही खाना बनाता है, तो तुम और तुम्हारी मामा मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मामा या किसी और के लिए खाना बनाऊंगा। ये एक मजदूर का हाथ है कातिया, किसी के लिए खाना नहीं बनाएगा। तभी वीटो नाम का ये बंदा यहाँ पर आ जाता है। अरे जरा मेरे पास देखो, मेरे पास शार्लेट पुडिंग की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर है। सांजी, तुम्हारी शादी इसी से होने वाली है। अरे जरा एक बार अपनी मंगेतर की फोटो पर नजर तो डालो। हाँ? अरे देखो तो, मुझसे दूर हट जाओ, मैं वैसे भी ये शादी नहीं करना चाहता। अरे देखो तो यार, जरा एक बार नजर तो डालो, फिर बताना तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। और जैसे ही सांजी इसे देखता है, सांजी की हालत खराब हो जाती है। इसकी हार्ट बीट की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसकी हालत खस्ता हो जाती है और अपना सांजी शार्लेट पुडिंग को देखकर फ्लैट हो जाता है। सोनी कुड़ी, अरे बताओ ना, तुमने एक बार भी नहीं बताया शार्लेट पुडिंग तुम्हें कैसी लगी है ना क्यूटी है? और सांजी वीटो के साथ कहीं पर जाने लगता है। सांजी, क्या तुमने सोरा के बारे में सुना है क्या? ये कॉमिक है जिसमें एक कैरेक्टर है सोरा, जिसे कि वॉरियर ऑफ द सी कहा जाता है। लेकिन भले ही ये कॉमिक हो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक असली कहानी से ही प्रेरित है। और इसकी बकबक सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है। सुन बेचिल कोजे, अपना मुंह बंद रख, अगर एक और शब्द बोला तो तुझे कुत्ता बनाकर मारूंगा। और सांजी अपने रूम के पास पहुँच जाता है और सांजी देखता है कि इसके दरवाजे तक के आंख, कान और नाक और मुंह होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है। पर जैसे ही सांजी एंटर होता है तो इसकी नजर सीजर पर जाती है, जो कि जेल में कैद है। साले सांजी की बच्ची, इन लोगों ने मुझे बांध कर क्यों रखा है? हाँ, ये तो मेरा कमरा भी है ना, मुझे आजाद क्यों नहीं छोड़ा? वीटो इसके पास आता है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमसे कहा गया था कि तुम्हें मुंह के बल घसीट कर यहाँ पर लेकर आए, लेकिन हम फिर भी तुम पर दया खाकर तुम्हें पकड़ कर लेकर आए हैं। तो शिक्र मनाओ कि इस वक्त तुम्हारी ये भद्दी सी शक्ल सही सलामत है। अरे वैसे भी सांजी कोई आम आदमी नहीं है, हमारा सांजी हमारी मामा का दामाद है। मैंने कहा ना, ये बकवास बंद करो, मैं ये शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं बस यहाँ पर अपने एक पुराने मैटर को सॉल्व करने आया हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी हिटमैन गॉटी नाम का एक बंदा यहाँ पर आ जाता है। आखिर अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम मामा के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? और अभी इस बंदे के हाथ में गैटलिंग मशीन गन इंस्टॉल्ड होती है और अपनी गन को सांजी पर तान देता है। विटो इसे रोकने की कोशिश करता है और तभी एक और लड़की यहाँ पर आ जाती है। गोटी, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और सांजी जैसे ही इस लड़की को देखता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है और सांजी को ऐसा लगता है कि जैसे इसने पहले भी इसे कहीं देखा हुआ है। तुम जानते हो ना, ये एक विन स्मोक है, अगर इसे खरोच भी आ जाती है तो हम मामा को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, इसको सही सलामत मामा के पास लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है और अगर इसे कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदेही मेरी होगी। तुम चलो मेरे साथ। और ये लेडी इस हिटमैन को कान से पकड़कर यहाँ से लेकर जाती है। अरे यार, मैंने इसे कहीं तो देखा है। और गाइस, इस बंदी का नाम लोला है, जिसे हम पहले की आर्क्स में भी देख चुके हैं। और सांजी अभी इसी के बारे में सोच रहा है, पर इसका नाम इसे याद नहीं आ रहा। और इसी दौरान सीजर चिल्लाते हुए कहने लगता है, अरे यार, ये कितनी ज्यादा नाइंसाफी है। मेरे जैसे एक जीनियस साइंटिस्ट को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, मुझे कैदियों के जैसा रखा जा रहा है
और तुम जस्ट क्योंकि एक विंस मौका किसी सुपरस्टार की तरह रखा जा रहा है, ये तो गलत है ना। अब इसके कुछ दिनों बाद हम सनी का सीन देखते हैं और ये सभी लोग अपने सफर के दौरान एक ऐसे इलाके पर पहुंच जाते हैं जहां पर सूरज 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ चमक रहा था, जिसकी वजह से यहाँ का पानी तक उबलना शुरू हो जाता है और भूख और प्यास की वजह से इन सभी की हालत खराब हो चुकी है। सांजी, तुम्हारी वजह से मैं अभी भी भूखा हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। और इस वक्त ये चारों लोग फिशिंग कर रहे होते हैं, पर इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से इस जगह का पानी तक खोलना शुरू हो चुका है, तो जो भी छोटी मोटी मछलियाँ थी यहाँ पर आती ही नहीं है। और जब चॉपर फिशिंग करता है तो नोटिस करता है कि लूफी को वो दौरे जो कि इसे भूख के दौरान पड़ते हैं, चॉपर को मीट समझकर खाने के, ये दोबारा से इसे पड़ने लगे हैं। ये क्या है? क्या ये चिकन है क्या? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ, टेस्टी लग रहा है, खा के देखता हूँ। और अभी लूफी चॉपर को एक खाने के रूप में देखना शुरू कर देता है। साले लूफी हट जा, मुझे ऐसे मत देख, मैं एक डॉक्टर हूँ, ना कि कोई इमरजेंसी फूड। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। और तभी लूफी की फिशिंग रॉड में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है और लूफी जी जान लगाकर फाइनली इसे ऊपर की तरफ पुल कर लेता है। और जैसे ही इस मछली के साइज के ऊपर इसकी नजर पड़ती है तो लूफी की आंखें खुशी के मारे चमकने लगती हैं। फाइनली मिल गई यार। पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू झूम उठता है और तभी हम एक बहुत बड़े विशाल जायंट ट्रांसपोंडर स्नेल को देखते हैं, जो कि दिखने में लग रहा था कि इस समुद्र में फ्लोट कर रहा है। पर ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि पूरे वन पीस के जर्नी में हमने अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी है, इतना बड़ा ट्रांसपोंडर स्नेल। अब इस ट्रांसपोंडर स्नेल के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है। क्या हम वापस जा रहे हैं? और इसके साथ खड़ा वो दूसरा बंदा कहता है कि अभी नहीं, एटलीस्ट हमें इसका स्वागत तो करना चाहिए, वो भी अच्छे से। और यहाँ पर 1000 सनी पर हम देखते हैं कि लूफी से इतनी बड़ी फिश अकेले नहीं पकड़ी जाती है और इसी वजह से सभी लोग लूफी की मदद करने लगते हैं। इवन के बेचारा पैकॉम्स भी खुद को किसी तरह से घसीटते हुए इनके पास जाकर इनकी मदद करने लगता है। और फाइनली ये सभी लोग मिलकर इस फिश को पानी से बाहर लेकर आ जाते हैं और इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर इस फिश का कलर देखकर सभी को इस पर डाउट हो जाता है कि क्या ये फिश खाने लायक भी है, क्या ये जहरीली तो नहीं है ना? सालों दिन ब दिन तुम्हारे नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अंधा हो गया क्या ब्रूक? इतनी बड़ी पूंछ है इसकी, खाने लायक होगी ये? चुप कर, जब देखो नखरे। टेंशन लो, टूट पड़ो इस पे। लूफी एक सेकंड रुको जरा, हमें डबल चेक कर लेना चाहिए ना, तुम बस यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और चॉपर दौड़कर सांजी के लॉकर रूम में जाता है और इसके लॉकर के सामने खड़ा होकर कहता है, सांजी, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी चीजों को हाथ लगाने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और जैसे ही ये सांजी के लॉकर को खोलता है तो इसके अंदर से चॉपर को बहुत सारी अडल्ट कॉमिक्स दिखती हैं, सोनी सोनी कुड़ियों की मैगजीन्स। अरे यार, ये सांजी का कुछ नहीं हो सकता, ठरकी सा, जब देखो कुड़ियाँ कुड़ियाँ कुड़ियाँ। और चॉपर सांजी की डिक्शनरी को ओपन करता है, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर टाइप की फिश है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरे पानी में पाई जाती है। और ये फिश खाने में भले ही बहुत ज्यादा टेस्टी हो, लेकिन इसकी जो स्किन होती है वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होती है, यानी कि जहरीली होती है। और अगर इसे कोई भी खा लेगा तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है। और इसे पढ़ते ही चॉपर शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से भागकर लूफी को इसके बारे में बताने के लिए बाहर जाता है। लूफी रुक जाओ, इसे मत खाना, इस फिश की स्किन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। पर बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, लूफी ने ऑलरेडी पेट पूजा शुरू कर दी थी। अरे वाह यार, ये तो मस्त है, कितना मीठा है ये। हाँ भी चॉपर, कहाँ चले गया था यार तू? तुम्हें इसकी स्किन को खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और लूफी ने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खा लिया था। ये देखकर चॉपर बुरी तरह से हैरान हो जाता है। लूफी वो जहरीली थी। और लूफी एक इनोसेंट सा फेस बना लेता है। अरे यार माफ करना चॉपर, लगता है मैंने इसे खा लिया, ज्यादा ही खा लिया यार। क्या यहाँ पर लूफी के अलावा किसी और ने इस फिश को खाया है क्या? नहीं चॉपर, हमें से किसी ने इसे नहीं खाया। पर हुआ क्या है, नामी हम इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। पर चॉपर यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो चॉपर, अगर हम इसे खा नहीं सकते तो हम इस फिश का करेंगे क्या? अगर खा नहीं सकते तो इसे फेंक दो ना। ओए चुप करो, पागल हो गई हो क्या? मैंने इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, मैं तुम्हें इसे बाहर फेंकने नहीं दूंगा। पर लूफी, सांजी ने कहा है कि अगर हम इसकी स्किन को हटा देते हैं तो हम इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं। तो ठीक है, इसे मैं बनाऊंगा। और ये सुनते साथ ही नामी लूफी के ऊपर एक पंच जड़ देती है। नामी के बच्चे, ये क्यों मारा तूने? हाँ साले लूफी पागल हो चुका है। भूख या पॉइजन से तो पता नहीं, पर तेरे पके हुए गंदे खाने को खाकर जरूर मर जाएंगे। खाना बनाना आता नहीं है, शेफ बनेगा। हाँ नामी ने सही कहा, तुम भले ही एक अच्छे कैप्टन हो पर तुम एक बहुत ही घटिया शेफ हो लूफी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लूफी सच बताना कि तुम्हें सच में कुछ भी फील नहीं हो रहा क्या? हाँ चॉपर, मुझे सब कुछ सही लग रहा है यार। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। और सांजी की रेसिपी को फॉलो करते हुए इस फिश को बना लेती है और इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फाइनली इतने ज्यादा दिनों के बाद ये लोग भर पेट खाना खाते हैं और सभी लोग इस खाने को खाकर रोना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही नामी चॉपर को खाना देने जाती है तो चॉपर की हालत खराब हो जाती है। नामी, लूफी के ऊपर जहर का असर दिखने लगा है और जोर जोर से रोने लगता है। चॉपर, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भूलो मत तुम एक डॉक्टर हो। पर नामी, इस वक्त हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए वो हर्ब्स नहीं है जिसकी अभी लूफी को सख्त जरूरत है। और अगर वक्त रहते हम लूफी को ट्रीट नहीं कर पाए तो लूफी की जान भी जा सकती है। जिस पर नामी भी पैनिक करने लगती है। नामी, हमें जल्द से जल्द किसी आइलैंड को ढूंढना होगा और उन जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा। और लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पर चॉपर, देखने से नहीं लगता कि आने वाले 1-2 दिनों में हमें कोई भी आइलैंड वगैरह दिखने वाला है।